फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 है। 9.7 है तो इसका इंटीग्रल पार्ट 9 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 है। अब हम चलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। तो किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसको हम डिफाइन करते हैं एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। किसी भी नंबर में से उसके इंटीजर वाले पार्ट को सबट्रैक्ट कर दो तो जो बचेगा वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या करना है आपको, नंबर में से उसके इंटीग्रल पार्ट को सबट्रैक्ट कर देना है, जो बच जाए वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। फॉर एग्जांपल लिखते भी जाएगा साथ साथ। फॉर एग्जांपल अगर हमारा नंबर है 7.3, तो पॉजिटिव नंबर के केस में तो डायरेक्टली देखते ही कह दिया करो कि जो डिसिमल से पहले है वो इंटीजर है, जो डिसिमल के बाद है वो उसका फ्रैक्शन है। यानी 7.3 का इंटीग्रल पार्ट 7 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 है। वैसे भी इसको लिखेंगे कि अगर हम बाय डेफिनेशन लिखें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.3 से सबट्रैक्ट करेंगे इसके इंटीग्रल पार्ट को। 7.3 में से सबट्रैक्ट करेंगे इंटीग्रल पार्ट को, इंटीग्रल पार्ट हो गया 7, तो बनेगा ये 0.3। बट पॉजिटिव वाले केस में इतना देखने की जरूरत नहीं होती, देख के ही पता लग जाता है। 7.3 तो इंटीग्रल पार्ट 7, फ्रैक्शनल पार्ट 0.3। 9 मान लो हमने कहा कि 9.4 है तो हम देखते ही कह देंगे कि इसका इंटीग्रल पार्ट 9 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 है, यानी इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 है। ठीक है। मान लो अगर हमारे पास से 17/3 है तो 17/3 का मतलब हो गया 5 होल नंबर 2/3, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 5 है और फ्रैक्शन वाला पार्ट 2.2/3 है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट हो गया 2/3। जो फ्रैक्शन है वो उसका फ्रैक्शन पार्ट है, जो 5 हो गया वो इंटीग्रल पार्ट हो। लेकिन नेगेटिव, कुछ बोलना चाह रहे हो, लेकिन नेगेटिव के केस में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। जैसे 7.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 है, लेकिन अगर मान लो मैंने सब -7.3, तो फिर इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 नहीं है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 है। कैसे, -7.3 में से हम सबट्रैक्ट करेंगे इसके इंटीग्रल पार्ट को, यानी -7.3 के इंटीग्रल पार्ट को, तो ये हो गया -7.3 और -7.3 का इंटीग्रल पार्ट, किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट उस नंबर के नीचे जाएगा, तो -7.3 के जो नीचे इंटीजर आएगा वो -8 आएगा, तो सबट्रैक्ट करेंगे -8 को, तो ये -7.3 + 8 है, यानी ये 0.7 होगा। ऐसे ही समझ लो, जैसे अगर मैं बोलता हूं 2.4 तो उसका फ्रैक्शन पार्ट 0.4 है, लेकिन अगर मैं -2.4 बोलता हूं तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 नहीं है, 0.6 है। अगर मैं बोलता हूं 1.9 तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 है, -1.9 बोलता हूं तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 नहीं है, 0.1 है। ऐसे ही अगर हमने कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट सपोज आपको लेना है -60/7 का, इसका फ्रैक्शन पार्ट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, -60/7 में से इंटीजर वाले पार्ट को, -60/7 में से सबट्रैक्ट करना है इसका इंटीग्रल पार्ट। कितना बनेगा ये, -60/7, ये जो है 60/7 का मतलब हो गया 8 पॉइंट समथिंग है, ये -8 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट नीचे जाएगा, क्या बनेगा, -9 है ये, तो ये -9, तो बन गया +9, क्या बनेगा ये 3/7, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 3/7 होगा। समझ में आई बात। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x इंटीग्रल पार्ट ऑफ x पढ़ोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पढ़ोगे। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x किसी भी नंबर का लिख रहे हो तो अगर x इंटीजर है तो वही नंबर होगा, x इंटीजर नहीं है तो उसके नीचे वाला इंटीजर होगा, नंबर से जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर पड़ेगा। फ्रैक्शनल पार्ट लिख रहे हो किसी नंबर का, तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो जो उसका डेसिमल वाला पार्ट है वही उसका फ्रैक्शनल पार्ट है, लेकिन अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो जो डेसिमल वाला पार्ट है 1 में से उसको सबट्रैक्ट करोगे। जैसे 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 होगा, लेकिन -1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 होगा, 0.1 होगा।
अगर 2.7 है तो 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 होगा, लेकिन -2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 होगा। समझ में आ रही बात? 7.4 है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 होगा, -7.4 है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 होगा। ठीक है बात? और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, क्योंकि इंटीजर का कोई फ्रैक्शन होगा नहीं, तो इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट 0 बोलेंगे। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। पहली प्रॉपर्टी तो जो फ्रैक्शनल पार्ट का डिफिनेशन है वही लिख दो। क्या डिफिनेशन है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम डिफाइन करते हैं एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। किसी भी नंबर में से उसके इंटीग्रल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैन बी रिटेन एज एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। या इसी को हम दूसरे तरीके से लिखें तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, दोनों सेम फॉर्मूला है, एक सिर्फ दो डिफरेंट तरीके से लिखा गया। या इसी को अगर हम तीसरे तरीके से लिखें तो x कैन बी रिटेन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। किसी भी नंबर x को इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं। जैसे 7.3 है तो उसको लिख सकते हैं 7 प्लस 0.3। नंबर का इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट ऐड करके नंबर के इक्वल होगा, यानी x को हम लिख सकते हैं i प्लस f, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। दूसरी प्रॉपर्टी कि किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है यह हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 को अप्रोचिंग हो सकता है। 1 भी नहीं हो सकता, 1 पे ओपन है। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, 0 से लेकर 1 तक 1 पे ओपन। और 0 कब होगा? इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, बाकी सारे केस में फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। कुछ पूछना है मुझसे पूछ लीजिए, पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो डांटनी पड़ेगी, पूछ लो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हर एक नंबर का 0 और 1 के बीच में रहता है। 0 सिर्फ इंटीजर के केस में होता है, बाकी सभी केस में बिटवीन 0 एंड 1 होगा। अगर मान लो ये आपसे प्रूफ करने के लिए भी कोई कहते कि प्रूव दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो हम बहुत आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं देख लीजिए। अगर हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट को तो हम इंटीग्रल पार्ट मतलब इंटीजर, तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी। तो सपोज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स n है, वेयर n इज एनी इंटीजर। किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट से n है, इंटीग्रल पार्ट मीन्स इंटीजर, तो सपोज n है। तो इंटीग्रल पार्ट के डिफिनेशन से क्या होता है? अगर किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट 0 है तो नंबर 0 और 1 के बीच में होगा। किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट 1 है तो नंबर 1 और 2 के बीच में होगा। किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट 2 है तो नंबर 2 और 3 के बीच में होगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि नंबर का इंटीग्रल पार्ट n है तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर होगा x, ये n के बीच में होगा। बोलोगे नहीं? अरे बोलो भाई। अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स n है तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो n और n प्लस 1 के बीच में है। n और n प्लस 1 के बीच में जो भी नंबर होगा उसका इंटीग्रल पार्ट नीचे वाले इंटीजर पे आएगा, यानी n पे आएगा। अब अगर मैं इसमें से n सब्ट्रैक्ट कर दूं पूरे में से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0, यहाँ हो गया x माइनस n, यहाँ क्या हो गया? 1। पूरे में से n सब्ट्रैक्ट कर दिया। n की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, तो आ गया x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को तो फ्रैक्शनल पार्ट x बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हो गई 0 से लेकर 1 तक। तो किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। यानी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू
बॉन्डेड है, बहुत छोटे से बाउंड्री में होगी, हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1 को अप्रोचिंग हो सकता है, 1 भी नहीं, 1 भी कभी नहीं बनेगा, 1 पे ओपन है। और 0 सिर्फ एक ही केस में होता है, यानी अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि x इंटीजर है, x बिलोंग्स टू i, एंड दिस इज बोथ वे ट्रू। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 लिखा हुआ है तो हम कहेंगे x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर तो हम कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 है। बोलिए ठीक है ये। नेक्स्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा। इंटीग्रल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। क्यों 0 होगा? जस्ट ऊपर वाली प्रॉपर्टी से कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x मींस इंटीजर, और फिर इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा। इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है और इसका इंटीग्रल पार्ट दिया गया तो भी 0 होगा। दोनों साइड से ये 0 होता है, इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीजर। यानी अगर fx है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, gx है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो f ऑफ g एंड g ऑफ f दोनों 0 होंगे, क्योंकि ये एक्चुअली क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट। मींस अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट को f बोल रहे हैं और इंटीग्रल पार्ट को g बोल रहे हैं तो ये f ऑफ g है और वो g ऑफ f है, तो f ऑफ g एंड g ऑफ f दोनों 0 होंगे अगर fx इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, gx फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। क्यों दूसरा वाला क्यों 0 हुआ? पहला वाला तो समझ में आ रहा है कि पहला वाला इसलिए 0 हुआ कि हमने इंटीग्रल पार्ट का फ्रैक्शन पार्ट लिया या इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट लिया, और इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है। दूसरा वाला 0 हुआ इसलिए कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, तो ये जो वैल्यू है फ्रैक्शनल पार्ट ये हमेशा 0 और 1 के बीच में है, और कोई भी नंबर अगर 0 और 1 के बीच में है तो उसका इंटीजर वाला पार्ट हमेशा 0 होगा। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 सभी का इंटीजर वाला जो पार्ट आएगा वो नीचे आएगा, 0 पे आएगा। तीसरी बात, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर इसका फिर से फ्रैक्शन पार्ट ले लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक बार के इक्वल माना जाएगा। चाहे आप 2 बार लिखो कर्ली ब्रैकेट, 3 बार लिख दो, 4 बार लिख दो, वो एक बार के इक्वल माना जाएगा। क्यों एक बार के इक्वल माना जाएगा? क्योंकि जब आप किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट ले लेते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, और कोई भी नंबर अगर 0 और 1 के बीच में है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट वही रहेगा। जैसे 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 ही रहेगा, 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 ही रहेगा, हाफ का फ्रैक्शनल पार्ट हाफ है, 1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 है। तो अगर कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट उसी नंबर के इक्वल रह जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे 2/5 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 2/5 ही है, 0.3 का फ्रैक्शन पार्ट तो 0.3 है। तो अगर हमने एक बार फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में हो गया, फिर दूसरी बार फ्रैक्शन पार्ट लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर रहेगा। जैसे मान लो सपोज आपका नंबर 3.7 है तो 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 होगा। जब दूसरी बार फ्रैक्शन पार्ट लोगे तो फिर 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 ही रहेगा, आप चाहे दूसरी बार लो तीसरी बार लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x अगर ऐड करें x का फ्रैक्शन पार्ट और माइनस x का फ्रैक्शन पार्ट, दो वैल्यू होती है। ये 0 होता है अगर x इंटीजर है और 1 होता है अगर x इंटीजर नहीं है। और कन्वर्स भी ट्रू है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब x इंटीजर है, और 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब x इंटीजर नहीं है। इसके अलावा कोई वैल्यू हो नहीं सकती। इंटीजर पे तो ऑब्वियस है, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है, तो किसी भी नंबर का किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट लोगे तो 0 बन जाएगा। अगर x इंटीजर है तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो नेट 0 होगा। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है, से 3.4 तो 3.4 का फ्रैक्शन पार्ट 0.4 होगा, जबकि माइनस 3.4 का फ्रैक्शन पार्ट 0.6 होगा। तो अगर मैं x की जगह पे 3.4 रखूंगा तो इसका फ्रैक्शन पार्ट 0.4 बनेगा, जबकि इसका बनेगा 0.6, ऐड करके हो जाएगा 1। अगर मान लो आपका नंबर 9.7 है तो 9.7 का फ्रैक्शन पार्ट 0.7 होगा, जबकि माइनस 9.7 का फ्रैक्शन पार्ट 0.3 होगा, ऐड करके दोनों 1 बनेंगे। तो ये दोनों ऐड करके हमें
हमेशा 1 बनेंगे अगर x इंटीजर नहीं है। इंटीजर के केस में सिर्फ ये 0 बनेगा। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n, अगर n कोई इंटीजर है तो दिस इज सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दोनों सेम होता है अगर n इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। यानी किसी भी नंबर में जब आप इंटीजर ऐड करते हो तो उसके फ्रैक्शन वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। अगर मैं नंबर बोल रहा हूँ 2.7 तो 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 है। अब 2 में मान लो मैंने 10 ऐड कर दिया, 2.7 में 10 ऐड कर दिया तो हो जाएगा 12.7, बट फ्रैक्शन पार्ट तो वही रह गया, 0.7 ही रह गया। वैसे भी देखो 2.7, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7 कुछ भी बोलोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट तो आपका 0.7 ही बना रहेगा, सिर्फ आप इंटीजर को बदल रहे हो। तो अगर किसी भी नंबर में अगर आप इंटीजर ऐड करते हो या सबट्रैक्ट करते हो तो उसके इंटीजर वाले पार्ट में सिर्फ चेंज होगा, फ्रैक्शन वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दोनों सेम चीज है। यानी कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 तो स्ट्रेट अवे कह दीजिए कि एक्चुअल में ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 5 तो आप इसको कह दो कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंटीजर ऐड करने से या सबट्रैक्ट करने से। बट ध्यान रहे कि ये सिर्फ तभी ट्रू है जब n इंटीजर है। अगर n इंटीजर नहीं है तो फिर बदल जाएगा, क्योंकि अगर किसी नंबर में इंटीजर नहीं ऐड कर रहे, कोई फ्रैक्शन ऐड कर रहे हो तो फ्रैक्शन पार्ट बदल जाएगा। जैसे 3.7 है, उसमें आपने 0.1 ऐड कर दिया तो फिर 3.8 हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट बदल के 0.8 हो जाएगा। तो अगर किसी नंबर में इंटीजर ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दोनों सेम होंगे। समझ में आ रही बात? और एक लास्ट बात ये लिखे कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 1, हर 1 इंटरवल पे सेम वैल्यू रिपीट होती है। वैसे भी देखो 1.7, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 सबका फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 0.7 ही है। यानी हम 1 ऐड करते जा रहे हैं तो फ्रैक्शन पार्ट में कोई चेंज हो नहीं रहा है। 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 सबका फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 0.3 है। यानी अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन पार्ट में कोई चेंज हो नहीं रहा है। तो किसी भी फंक्शन में अगर आप सपोज किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर एक सर्टेन इंटरवल पे रिपीट होती है तो हम कहते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हर 1 इंटरवल के बाद रिपीट होती है, यानी 1 ऐड करते जाओगे तो कोई चेंज होगा नहीं, वही वैल्यू बनती रहती है। तो लिख लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1। और वो तो इससे भी क्लियर होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दोनों एक ही चीज। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दोनों एक ही चीज है। तो जो वैल्यू x पे आ रही है वही x प्लस 1 पे आ रही है, वैल्यू ऐड करने पे कोई चेंज होगा नहीं। समझ में आ गई बात? अब देखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ध्यान दो बेटा, जैसे कि अभी मैंने कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 1, तो हम सिर्फ 0 से 1 में ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि पीरियड 1 है। तो जो 0 से 1 में ग्राफ होगा वही रिपीट होता चला जाएगा, यानी वही कॉपी होता जाएगा। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 सेम चीज कॉपी होगी। तो मैं सिर्फ 0 से 1 तक का ग्राफ देख रहा हूं। x अगर 0 से 1 में जा रहा है
और अभी मैंने कहा कि अगर x 0 से 1 में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x सेम चीज होता है। कोई भी नंबर अगर 0 और 1 के बीच में तो उसका फ्रैक्शन पार्ट वही रहता है। 0.1 का फ्रैक्शन पार्ट 0.1 ही रहेगा, 0.2 का फ्रैक्शन पार्ट 0.2 ही रहेगा। तो अगर x 0 से 1 में लेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड x दोनों सेम चीज है, तो इसलिए हम इसको y = x पढ़ सकते हैं। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, x अगर x 0 से 1 में, तो 0 से 1 तक जो इसका ग्राफ हो जाएगा वो सिंपली y = x हो जाएगा। और y = x जैसा कि आपको मालूम है ओरिजिन से लाइन पास करती है 45 डिग्री पे, तो 0 से 1 तक जो इसका ग्राफ होगा ये 45 डिग्री पे लाइन होगा ओरिजिन से पास करता हुआ y = x। ये ग्राफ हो गया 0 से। ध्यान दें लोअर साइड पे क्लोज है, डॉट है, अपर साइड पे ओपन है, सर्कल है, यानी क्योंकि 1 इसके रेंज में नहीं है। जो रेंज आपने देखा था इसका वो 0 से 1 तक देखा था, 1 पे ओपन था। ये जो अपर बाउंड्री है ये 1 के लिए। ये लाइन कौन सी ड्रॉ की हमने, इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है y = x। तो 0 से 1 तक y = x है। और अब हम इस बात को यूज कर रहे हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 1, तो यही ग्राफ में कॉपी करता चला जाऊंगा। यानी 1 से 2 तक अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो बस इसी को कॉपी कर दूंगा 1 से 2 में, फिर यही इसी के पैरेलल बन जाएगा। ये ग्राफ हो गया इसका 1 से 2 में। अगर मुझे 2 से 3 में लेना है तो फिर इसके पैरेलल हो गया इसका। अगर मुझे -1 में लेना है, -2 से -1 में लेना है तो ये -2 -1 0 1 2 3। ग्राफ का जो अपर बाउंड्री है, जो अपर एंड है वो 1 के लेवल पे, लोअर एंड 0 के लेवल। तो ये जो आपको पैरेलल लाइन सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं रेड वाले, यही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है यही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। और ये सारे पैरेलल है 1 स्लोप पे, सभी का स्लोप जो है वो 1 है। ग्राफ खत्म नहीं हुआ है, इंफिनिटी तक ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है, इधर -∞ तक कंटिन्यू हो रहा है। ऐसे ही पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। अब बड़ा क्लियर है कि जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूअस है सारे इंटीजर पे, क्योंकि कंटिन्यूटी में ग्राफ नहीं चल रहा है। 0 से 1 तक चला, फिर ब्रेक हो गया, 1 से 2 में दोबारा चला। तो एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, सारे इंटीजर स्पेस की डिसकंटिन्यूटी है। तो नोट्स में लिख लो पहला पॉइंट। तो लिखिए fx इज पहला पॉइंट नोट्स में, fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is discontinuous at all integers, at all integers। और चूंकि सारे इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है तो सारे इंटीजर्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल भी है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहां भी ग्राफ ब्रेक हो जाए उन पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिखो fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, fx is equal to fractional part of x is discontinuous, discontinuous को लिखा है, is non-differentiable, is non-differentiable at all integers, at all integers। और इंटीजर्स को छोड़कर बाकी सभी पे इसका डेरिवेटिव 1 है। यानी इंटीजर्स पे पूछा जाए तो आप बोलोगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाकी सारे पॉइंट पे बोलोगे डेरिवेटिव इसका 1 है। क्यों? क्योंकि ये लाइन क्या है, y = x है। y = x को डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx क्या मिलेगा भाई? अगर y = x है को डिफरेंशिएट करें तो dy/dx हो गया, तो इस वाले का डेरिवेटिव 1 है।
अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये कौन सी लाइन होगी, इसकी इक्वेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, क्योंकि इसी के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो जो स्लोप इसका है वही स्लोप इसका है, स्लोप इसका भी 1 है और ये ऑब्वियसली कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 1, 0 से। कोऑर्डिनेट थोड़ा सा याद कीजिए कि अगर कोई लाइन x1 y1 से पास करे और लाइन का स्लोप m हो तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखूंगा, ये 1, 0 है तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m, m क्या हो गया 1 टाइम्स x माइनस 1। तो ये लाइन एक्चुअली y इज इक्वल टू x माइनस 1 है, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करूंगा तब भी dy बाई dx 1 बनेगा, बनेगा नहीं, तो इसका भी डेरिवेटिव बने। ऐसे ये वाली लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 2 है, इसका भी डेरिवेटिव 1 बनेगा। ये वाली लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 है, इसका भी डेरिवेटिव 1 होगा। इसमें से किसी को भी डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव जो आएगा 1 आएगा। तो अब अगर आपसे कोई फ्रैक्शनल पार्ट का डेरिवेटिव पूछे कि fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, f डैश x क्या होगा, तो आप दो बातें बोलोगे कि अगर x इंटीजर है तब तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर x इंटीजर नहीं है तो डेरिवेटिव 1 होगा। वैसे भी डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप, और चूंकि ये सारे 1 स्लोप पे है तो इसका मतलब है इन सभी का जो डेरिवेटिव है वो 1 है। थोड़ा सा पीछे जाइए, इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ जो था वो हॉरिजॉन्टल लाइन का, इंटीग्रल पार्ट स्टेप जैसा था, सीढ़ियों जैसा, एक स्टेप फिर अगला स्टेप फिर अगला स्टेप। तो इंटीग्रल पार्ट ऐसे स्टेप में होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप 0 होता है। तो इंटीग्रल पार्ट का डेरिवेटिव 0 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का डेरिवेटिव 1 होता है। तो अगर आपसे फ्रैक्शनल पार्ट का डेरिवेटिव पूछा जाए, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा नोट्स में ही, कि अगर fx फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है और आपसे इसका डेरिवेटिव पूछा जाए f डैश x, तो आप दो बातें बोलिएगा। एक तो बोलिएगा क्या 1 है इसका डेरिवेटिव इफ x इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर पे बोलोगे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट if x is an integer। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। लिखिए लिखो, क्वेश्चन लिखो। सॉल्व फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0। ठीक से देखिए, कॉस इनवर्स भूल गए हो। पहली बात तो ये बताइए कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होता है? सिर्फ इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस इनवर्स x 0 है, तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि कॉस इनवर्स x इंटीजर है। चूंकि इंटीजर का ही फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा,
तो एक्चुअल में आप करें कि कॉस इनवर्स एक्स बोलिए सही है, इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है। अब आते हैं कॉस इनवर्स। याद कीजिए कॉस इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता था, याद है 0 से लेकर पाई तक। तो कॉस इनवर्स की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है, पाई मतलब 3.14। तो 0 से जब हम 3.14 तक जाएंगे तो हमें 4 इंटीजर मिलेंगे, 0, 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब है कि कॉस इनवर्स एक्स की 4 वैल्यूज हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2 एंड 3। 4 ही वैल्यू क्या ले रहे हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स पाई से बड़ा नहीं हो सकता। मैक्सिमम जो कॉस इनवर्स हो सकता है पाई 3.14। तो यहां तक 4 ही इंटीजर मिलेंगे, 0, 1, 2, 3। और इसलिए x की क्या क्या, cos 0, cos 1, cos 2, cos 3। ये तो आपको पता ही है ना कि अगर cos इनवर्स x थीटा के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या लिखोगे, cos थीटा। तो अगर cos इनवर्स x 0 है तो x हो जाएगा cos 0, cos इनवर्स x 1 है तो x हो जाएगा cos 1, यानी x cos 0 1, और बाकी तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे cos 1, cos 2 एंड cos 3। तो ये इसके 4 सॉल्यूशंस हैं, 1 cos 1, cos 2 एंड cos 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व fractional part of बल्कि कैसे लिखो, if fractional part of 3 minus 4x over 12 is equal to 3 minus 4x over. If fractional part of 3 minus 4x over 12 is equal to 3 minus 4x over 12, then find integral part of x. इसकी वैल्यू तू कहाँ गया था 3 दिन से, तू क्यों नहीं आ रहा था, तू भी घूमने गया था कहाँ, छुट्टियाँ छोड़कर लास्ट में गया घूमने जब क्लास शुरू हो रही थी, क्यों छुट्टियों में क्यों नहीं गया, क्लास छोड़कर घूम रहा था। एक ही वैल्यू आ रही है पक्का, एक ही आ रही है, ठीक से देखिए वही मैं करो। अगर मैं आसानी के लिए इधर देखो, अगर मैं आसानी के लिए इसको ऐसे लिख दूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t इज इक्वल टू टी। टी किसको मैंने बोल दिया, 3 माइनस 4x ओवर 12। ध्यान दोगे इधर, ये तो लिख ही सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t इज इक्वल टू टी, यानी t का फ्रैक्शनल पार्ट t के इक्वल है ये। और किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट वही नंबर रहेगा कब, जब नंबर 0 और 1 के बीच में हो। तो इसका मतलब है t लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। बोलिए सही है।
अगर t 0 और 1 के बीच में होगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट वही रह जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t और t सेम होगा। बोलिए ठीक है। ये वापस रख दें t की वैल्यू 3 माइनस 4x बाई 12, 0, 3 माइनस 4x, इधर 12, 3 सब्ट्रैक्ट करो तो -3, -4x, इधर 9, -4 से डिवाइड करोगे तो 3/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन -9/4। ध्यान रहे चूंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं -4 से, तो साथ के साथ इनइक्वालिटी भी चेंज होगी। यानी x की वैल्यू है कहां से कहां तक, -9/4 से लेकर 3/4 तक, ये x है। अगर आपको x फाइंड करने को कहा जाता तब तो आप ये आंसर लिखते हैं -9/4 से लेकर 3/4 तक, लेकिन x नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया, इसका इंटीग्रल पार्ट। तो -9/4 का मतलब हो गया -2.25 और ये 0.75 है। जब -2.25 से 0.75 तक x को लोगे तो इसका इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -3 हो सकता है, क्योंकि जैसे -2.25 का इंटीग्रल पार्ट नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, -3, -2 हो सकता है, 0 हो सकता है, बस 0 तक ही, क्योंकि लास्ट जो सबसे बड़ा है वो क्या है, 3/4 मतलब 0.75 का इंटीग्रल पार्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। इसलिए x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है -3, -2, -1 और 0, 4 वैल्यूज है x की। -3 ये x की वैल्यू नहीं, सॉरी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की 4 वैल्यू है, -3, -2, -1 एंड 0। आप ऐसे ही देख लो ना, इधर वाले का इंटीग्रल पार्ट ले लो, उधर वाले का। तो अगर इसका इंटीग्रल पार्ट लूंगा -9/4 का, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या बनेगा, -3, और इसका इंटीग्रल पार्ट लूंगा तो बनेगा 0। तो दैट मींस की इंटीग्रल पार्ट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -3 से लेकर 0 तक वेरी कर रहा है। भाई -9/4 का मतलब हो गया -2.25। अगर -2.25 पे ओपन भी है तो उससे थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाऊं, यानी -2.24 भी कर दूं, तब भी इंटीग्रल पार्ट तो नीचे ही आएगा ना। इंटीग्रल पार्ट नीचे आकर क्या बनेगा, -3, और बढ़ते बढ़ते जब हम 3/4 का इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो 3/4 का इंटीग्रल पार्ट 0 होगा, मीन्स -3 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 0 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन mod x, ये इनइक्वालिटी सॉल्व की। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन mod x। ग्राफ इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, fx ग्रेटर देन gx सॉल्व करना हो तो y इज इक्वल टू fx का ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू gx का ग्राफ ड्रॉ करो, और वो वाला इंटरवल लो जहां पे fx का ग्राफ gx के ग्राफ से ऊपर होगा। तो आप ये दोनों ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मॉड का ग्राफ आपको आता है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ अभी मैंने बताया ही है। वो वाला इंटरवल देखना है जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ मॉड के ग्राफ से ऊपर होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऊपर होना चाहिए, मॉड नीचे होना चाहिए। करिएगा, ठीक से देखो, ध्यान से देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऊपर होना चाहिए, मॉडुलस नीचे होना चाहिए। अरे मॉडुलस का ग्राफ सिंपल v होता है, टर्निंग पॉइंट ओरिजिन पे होता है। v ड्रॉ कर दो, टर्निंग पॉइंट ओरिजिन पे लेकर ऊपर, हाँ तो ऑब्वियसली v ऊपर ही जाएगा, नहीं जाएगा।
हो गया? देखो जरा, इधर देखो, बात बंद करो। ये मॉडुलस का ग्राफ है, सॉरी ये फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ है। दूसरा ग्राफ जो हमें लेना है वो मॉड एक्स का लेना है, और वो इंटरवल देखना है जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट मॉड के ऊपर निकल जाएगा ना। मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है? वी शेप पे होता है, एक लाइन y इक्वल टू एक्स उधर होता है, इधर y इक्वल टू माइनस एक्स होता है। तो ये मैं मॉड एक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मॉड एक्स का जो एक ब्रांच होगा y इक्वल टू एक्स, वो तो इसके साथ कोइंसाइड होकर ही निकलेगा ऐसे, y इक्वल टू एक्स। और एक ब्रांच जो दूसरा इधर निकलेगा y इक्वल टू माइनस एक्स, ये ऐसे होगा। ध्यान दीजिएगा, ये मॉडुलस है जो ब्लू वाला है, ये जो v दिख रहा है ये मॉड एक्स है। एक्चुअली मॉड एक्स की जो दो ब्रांचेस होती हैं, एक y इक्वल टू एक्स होता है, दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स होता है। तो y इक्वल टू एक्स तो यही लाइन है, इसी के साथ कोइंसाइड होकर चला जाएगा। y इक्वल टू माइनस एक्स ऑब्वियसली इस वाले पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट है x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 1। ऑब्वियसली -1 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, x -1 y 1, तो यहाँ से पास करेगा। मुझे क्या देखना है? वो इंटरवल देखना है जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऊपर है और मॉड नीचे, और वो इंटरवल बहुत छोटा सा है, सिर्फ इस वाले पॉइंट से यहां तक अगर हम देखेंगे तो देखो रेड वाला ग्राफ ऊपर है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऊपर है, ब्लू वाला ग्राफ नीचे। बाकी कोई भी इंटरवल देखोगे तो उल्टा है, रेड ऊपर है और सॉरी ब्लू ऊपर है, रेड नीचे। जैसे 1 के आगे चले जाएंगे तो 1 के आगे ब्लू ऊपर निकल जाएगा, रेड इसके नीचे रहेगा। इधर भी चले जाएंगे तो ब्लू ऊपर चला जाएगा, रेड इसके नीचे ही चलता रहेगा। तो इसमें अगर कंसाइड करने हैं तो दोनों सेम है, जहाँ पे कंसाइड करके वहाँ पे तो दोनों सेम है, लेकिन आपको लेना है ग्रेटर देन, मतलब बड़ा होना चाहिए। तो सिर्फ ये एक इंटरवल है, कौन सा? इस वाले इंटरसेक्शन से लेकर यहाँ तक एक इंटरवल सिर्फ ऐसा है जहाँ पे रेड ऊपर जा रहा है और ब्लू नीचे आ रहा है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऊपर है और मॉडुलस नीचे। तो अब ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, सिर्फ ये कौन सा पॉइंट है। उसके लिए इक्वेशन हमें पता ही है, इसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू माइनस एक्स, और इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसकी इक्वेशन क्या है। कैसे निकालोगे? इसका स्लोप है 1, सभी का स्लोप 1 है, जितने भी लाइन है सभी का स्लोप 1 है, और ये पॉइंट कौन सा है? -1, 0। या ये वाला पॉइंट यूज कर लो तो ये पॉइंट कौन सा है? 0, 1। समझ में आ रही बात? तो पॉइंट फ्लो फॉर्म से इक्वेशन लिख दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये -1, 0 है, तो y माइनस 0, स्लोप हो गया 1, x प्लस 1। तो ये लाइन है y इक्वल टू x प्लस 1। तो ये वाला जो लाइन है, दिस लाइन, और ये लाइन है y इक्वल टू x प्लस 1, ये लाइन है y इक्वल टू माइनस x। दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों को सॉल्व कर देना है। सॉल्व करो, अगर इक्वेट कर देंगे दोनों को तो x प्लस 1 की वैल्यू हो गई माइनस एक्स, x प्लस 1 माइनस एक्स, तो आएगा क्या यहाँ से? 2x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -½ तो ये जो है ये एक्चुअल में -½ है ये, और वो तो सिमेट्री से भी दिख रहा था। अगर आप सिमेट्री से भी देखते तो मिडिल पॉइंट दिख रहा था, 0 और -1 का ये मिडिल पॉइंट है, यानी क्या है? ये -½ बोलो, सही है? तो आंसर क्या होगा आपका? बोलो। आंसर हो गया वो इंटरवल जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऊपर है, यानी जहां पे रेड वाला ग्राफ ब्लू वाले ग्राफ से ऊपर है, -½ से 0। तो आंसर लिखेंगे -½ टू 0, बोथ साइड ओपन। तो लिख दो आंसर -½ टू 0। x belongs to -½ to 0. Next question. Solve. लिखो 2x, बल्कि लिखो 2 fractional part of x -3 integral part of x plus 4x -5 is equal to। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, यानी x की वैल्यू फाइंड करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे।
कर लीजिए, बातें मत कीजिए। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान से देखिए। देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को तो आप हटा ही सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को आप एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, -3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। अगर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को पहले हटा दिया तो ये हो गया एक्स माइनस, अब इसको थोड़ा अरेंज करूं तो ये 2x -5 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इनफैक्ट 2x नहीं होगा, 6x -5 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स -0। बोलो सही है। अगर हम इसमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को n सपोज कर लें, वेयर n इज एनी इंटीजर, तो x आ जाएगा 5। अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को n सपोज कर लेते तो x हो गया 5n + 5/6। और अब हमारा काम हो गया सिर्फ n फाइंड करना। n क्या है इसमें? इंटीजर। अगर n मिल गया तो x मिल जाएगा 1 से। नाउ n कैसे फाइंड करेंगे? तो चूंकि हमने इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को n सपोज किया है, ऑब्वियसली x की वैल्यू n से लेकर n+1 तक है एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स n। तो अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स n है तो x n से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? n+1 तक जाएगा। इसमें वैल्यू रख दो n, x की जगह पे 5n + 5/6 <n+। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू रख दी है 5n + 5/6। सॉल्व करोगे तो 6n 5n + 5 6n + 6 से मल्टीप्लाई किया। जब हम फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे इससे तो आएगा n < ≤ 5, और लास्ट 2 को सॉल्व करेंगे तो -n < 1। तो यहां से हो गया n < ≤ 5, यहां से n < -1, यानी n की वैल्यू -1 से 5 तक आ रही है। n की वैल्यू -1 से 5 तक, बट n इंटीजर है और -1 से 5 तक जाएंगे तो हमें 6 इंटीजर मिलेंगे। n की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5। ध्यान रहे -1 पे ओपन है तो n की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक है, 0 1 2 3 4 5। बोलो ठीक है ये। और जब n मिल गया तो इस n की वैल्यू को इक्वेशन 1 में ले जाके रख दो, यहां आपको x मिल जाएगा। तो जब n को 0 रखेंगे तो x हो गया 5/6, n को 1 रखेंगे तो 10/6, 15/6, 20/6, 25/6 और लास्ट 30/6 यानी 5। तो ये x की वैल्यूज है 5/6, 10/6, 15/6, 25। बोलिए कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलिए बोलो बोलो। क्या हो गया जब से ऐसा नहीं हो रहा
तू पागल है सारे तेरे हेड्स को इसको सब से कौन अच्छी बात है बोल्ट अपने बोल्ट को बाहर मैंने इसको पता नहीं क्यों बुला रहे हैं मेरा काम पता क्या है